नमस्कार। हम आपको पढ़ा रहे थे संघ और राज्य के बीच संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। जो भाग 11 है उसके अध्याय 1 में विधायी संबंध दिए गए हैं, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं और भाग 12 में बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा वास्तव में संघ और राज्य के बीच में काफ़ी हद तक वित्तीय संबंधों का निर्धारण होता है। यद्यपि हमने बताया कि जिस तरीके से केंद्र राज्य विधायी संबंध का अध्याय है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का अध्याय, इस तरीके से केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का अध्याय नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मुख्य रूप से मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 268 से लेकर के अनुच्छेद 281, यद्यपि बात के भी में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो वास्तव में संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रभाव डालते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो दोनों के वित्तीय स्रोतों से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो कभी कभी जो विकल्प दिए होते हैं उनमें आपको ये विकल्प चुनना पड़ता है, क्योंकि मुख्य रूप से मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे अनुच्छेद से लेकर इस अनुच्छेद के बीच में केंद्र राज्य संबंधों का वास्तव में जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध है उनका निर्धारण हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि कुछ अनुच्छेद हैं जो वास्तव में कहीं ना कहीं केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। खैर, जो केंद्र राज्य संबंध हैं वो वास्तव में बड़े जटिल हैं, स्पेशली केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध हैं, एक जटिल तंत्र के द्वारा इनका निर्धारण किया गया है। और ये आप जान लीजिए कि जो संघ और राज्य संबंध हैं वो संविधान में लिखे प्रावधानों से ज़्यादा जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो गैर संवैधानिक चीज़ें हैं, उन पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजनीतिक संस्कृति क्या है, क्या केंद्र में और राज्यों में एक ही दल की सरकारें हैं तो संबंधों का संचालन बड़ी मधुरता से होता है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, तो राज्य सरकार और संघ सरकार का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी जैसा हुआ करता था। राज्य के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के भांति मंत्रमुग्ध होकर के जवाहरलाल नेहरू नामक शिक्षक की बातें सुना करते थे और उनका अनुपालन किया करते थे। कहीं कोई वाद विवाद था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे संघ और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें बनती गईं, इन संबंधों में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते गए, कठिनाइयाँ आती गईं और आज भी मौजूद हैं। तो जो व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध को योजना आयोग ने भी बहुत प्रभावित किया। योजना आयोग अब समाप्त हो गया है और योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, तो नीति आयोग भी बहुत प्रभावित कर रहा है संघ और राज्य संबंधों को। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक संस्थाएं या घटनाएं हैं जो संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद है, वो भी जो है वो हमारे संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि संघ राज्य संबंध जो है वो जो हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है उसके साथ साथ गैर संवैधानिक चीज़ों पर भी डिपेंड करती हैं। याद रखिए, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान में लिखा है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो होगा वो संवैधानिक होगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक, यानी संविधान में जो लिखा है या संविधान में जो कहा गया है उसके विरुद्ध काम करना या काम होना, ये असंवैधानिक हो गया। असंवैधानिक काम कोई कर नहीं सकता है, अगर करेगा चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण लेगा और न्यायालय सरकार को संवैधानिक काम करने से रोकेगा। और जो गैर संवैधानिक होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोग या हम लोग पेपर में जब करते हैं आता है कौन सा असंवैधानिक है या कौन सा गैर संवैधानिक है,
तो हम गैर संवैधानिक और संवैधानिक को एक जैसा मानकर क्वेश्चन करने लगते हैं। ध्यान रखिए, जैसे नीति आयोग गैर संवैधानिक है, नीति आयोग गैर संवैधानिक है, योजना आयोग गैर संवैधानिक है, राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इनकी स्थापना सरकार के कार्यकारी आदेश या किसी अन्य तरीके से हुई है, लेकिन ये असंवैधानिक नहीं है। ये देश के विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं, यह असंवैधानिक नहीं है। लेकिन अगर संविधान में लिखा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो सामान्य वर्ग है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन सरकार अगर उसको 12% देने लगे तो ये असंवैधानिक है। यानी संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध काम करना ये असंवैधानिक है, ये आप नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो न्यायालय आपको ऐसा नहीं करने देगा। तो संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में आप अंतर समझ लें अच्छे से। खैर, इसके बाद आते हैं हम संघ राज्य वित्तीय संबंध आपको पढ़ा रहे हैं एक तरीके से, उसी में सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है वित्त आयोग। वित्त आयोग, अब वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है। बहुत पूछा गया है, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है वित्त आयोग या वित्त आयोग से संबंधित चीज़ें वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो संघ और राज्य संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्था है वो है वित्त आयोग। और वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में। और अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर, इस संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व अगर राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उसके पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो वित्त आयोग की गठन किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा। और कब गठन किया जाएगा? जब संविधान लागू हुआ तब कहा गया कि पहला जो वित्त आयोग बनेगा वो संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर बन जाएगा और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर बनेगा। और राष्ट्रपति अगर चाहें तो 5 वर्ष की समाप्ति पूर्व भी उसका गठन कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, ये भी संविधान में कहा गया। और वित्त आयोग में जो होंगे उनकी योग्यता आदि के संबंध में शर्तें निर्धारित करने का काम संसद पर छोड़ दिया गया। और संसद ने कानून बना करके निर्धारित किया है कि जो वित्त आयोग में होंगे वो वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, या वित्त एवं लेखा संबंधी जो सरकारी वित्त और लेखा संबंधी कार्य होता है उसका विशेष ज्ञान हो, या वित्तीय मामलों के प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, या अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। इन चारों में से कोई भी योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो वित्त आयोग में हो सकता है। और वित्त आयोग का जो प्रमुख काम होगा, यद्यपि वित्त आयोग के कई कार्य बताए गए हैं, लेकिन वित्त आयोग का वास्तव में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा संघ और राज्यों के बीच विभाजनीय करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में। फिर एक बार मैं बता दूं कि जो मुख्य काम होगा वित्त आयोग का वो होगा संघ और राज्यों के बीच विभाजनीय करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में, ऐसे प्रोसीड्स के आवंटन के बारे में। आप जानते हैं कि बहुत सारे कर ऐसे हैं जिनका विभाजन संघ और राज्यों के बीच में होता है, जैसे आयकर। तो वास्तव में जिन करों का विभाजन
संघ और राज्यों के बीच में होना है, तो उनमें कितना हिस्सा संघ को जाएगा, कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सब तय करने के लिए भारत के संविधान ने वित्त आयोग की व्यवस्था की है। ये वित्त आयोग का मुख्य काम है। इसके अलावा वित्त आयोग का प्रमुख काम है कि जो आप जानते हैं कि राज्य में भी वित्त आयोगों का गठन किया जाता है, तो इस संघ के वित्त आयोग का एक प्रमुख काम ये भी है कि राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए या सप्लाई के लिए राज्य की निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों को बताना। अध्युपाय मतलब उपाय यानी मेजर्स। हम जानबूझ करके पहले वो शब्द यूज करते हैं जो संविधान में लिखे हैं, और बाद में फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको जो हमारी बोलचाल की भाषा है जिसमें हमें ज़्यादा समझ में आए उसमें भी समझा दें। लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर आप इन शब्दों से भी फेमिलियर हो जाएंगे। और कोशिश करिएगा अगर मेंस में लिखने के लिए आता है तो अधिकतम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो संविधान में लिखे हैं। लेकिन अगर उनके सब्स्टिट्यूट शब्दों का भी प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है। तो दूसरा महत्वपूर्ण का उसका काम है, फिर एक बता दूं कि राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की निधि में संवर्धन के लिए यानी बढ़ोतरी के लिए आवश्यक उपायों के बारे में परामर्श देना। और तीसरा उसका जो प्रमुख काम है वो है कि जो नगर पालिकाओं की निधि है, नगर पालिकाओं की निधि की जो है वो आपूर्ति के लिए बिल्कुल वही काम करना जो ग्राम पंचायतों के लिए करने के लिए कहा गया है। यानी वहाँ भी हम ऐसे कह सकते हैं सीधे सीधे, अगर इसको हम अगर डिटेल में पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी ये कह सकते हैं कि राज्यों के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में समझाना। यानी बस पंचायतों की जगह क्या हो जाएगा, नगर पंचायत। यानी ये दो सिफारिशें एक जैसी हैं एक तरीके से। तो ये भी हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण इसका काम ये है कि संघ द्वारा संचित निधि से, संघ द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में परामर्श देना। फिर एक बार बोल दूं, संघ द्वारा यानी भारत संघ के द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में परामर्श देना। और अंतिम बात जो इसमें लिखी गई वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, ये वित्त आयोग के काम है मुख्य रूप से। तो संक्षेप में आपके वित्त आयोग के काम याद रखने हैं, अपनी भाषा में उनको लिख देना है। अगर संवैधानिक भाषा में थोड़ा बहुत कठिन लग रहा है, कोशिश करिएगा कि अगर वो याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर एक बात याद रखिएगा मुख्य रूप से, जो पहली इसकी सिफारिश है, इसका मुख्य काम यही है कि संघ और राज्यों के बीच विभाजनीय करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में सिफारिशें देना, ये इसका मुख्य काम है। बिल्कुल इसको आपको एकदम समझ भी लेना है और कंठस्थ भी कर लेना है। बाकी तो आप दिमाग में रखेंगे तो लिख लेंगे आप। इसके बाद आता है अनुच्छेद 281, यही वित्त आयोग से संबंधित है। और यही अनुच्छेद 281 में कहा गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में विचारार्थ रखवाएगा। राष्ट्रपति वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के विचारार्थ रखवाएगा। तो ये हो गया एक तरीके से आपका वित्त आयोग। इसके बाद 282 हम आपको पढ़ा ही चुके हैं।
इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बस दिमाग में थोड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं। 287 है, विद्युत पर करों से छूट। इसका बस इतना दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत पर करों से छूट, जो हमारी ये बिजली है इस पर करों से छूट है इस संविधान के तहत। इसके बाद है आर्टिकल 289, और ये है जो है राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। इनको बस आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन कभी कभी मान लो मिलाने हिलाने के लिए आ जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ बीच बीच के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कि अनुच्छेद 289 क्या कहता है? अनुच्छेद 289 ये कहता है कि जो राज्य की संपत्ति और आय है उस पर संघ कोई कर नहीं लगाएगा, ये इसका आशय है। ये अनुच्छेद 289 में दिया गया है। इसके बाद दो अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो अनुच्छेद है 292 और 293। 292 293 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनको भी आपको संक्षेप में याद रखना है। 292 संबंधित ये है, 292 ये कहता है कि जो संघ है वो भारत की संचित निधि की सिक्योरिटी पर, जो संघ है वो भारत की संचित निधि की सिक्योरिटी पर ऋण ले सकेगा। भारत जो संघ है वो देश के अंदर भी ऋण ले सकता है और विदेशों से भी ऋण ले सकता है, भारत की संचित निधि की सिक्योरिटी पर। कौन? संघ। लेकिन अनुच्छेद 293 बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों अनुच्छेद खूब पूछे जाते हैं ये। अनुच्छेद 293 कहता है कि भारत अपने राज्य की संचित निधि पर, जिस तरीके से संघ की संचित निधि की सिक्योरिटी पर उधार ले सकता है देश और विदेश में, ठीक उसी तरीके से राज्य अपनी संचित निधि की सिक्योरिटी पर उधार ले सकते हैं। लेकिन कहाँ ले सकते हैं? देश के अंदर। कोई भी राज्य, ध्यान रखिएगा बहुत पूछा जाता है, कोई भी राज्य सीधे विदेशों से ऋण लेने का हकदार नहीं है। भारत का संविधान और उसका अनुच्छेद 293 ये स्पष्ट करता है कि कोई भी राज्य विदेशों से सीधे ऋण नहीं ले सकता। अगर किसी राज्य को विदेशों से कोई ऋण मिलना है तो वो भी भारत सरकार के माध्यम से ही मिलेगा, और वो भी भारत सरकार के माध्यम से अगर मिलेगा तो भारत की संचित निधि की सिक्योरिटी पर मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली विदेश, फॉरेन और स्टेट के बीच में क्या होगा? इंडिया होगा, भारत होगा। तो भारत के किसी भी राज्य को सीधे विदेशों से ऋण लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि राज्यों को भी ऋण मिल जाता है, लेकिन वो मिलता है, बीच में कौन होता है? हमारा देश भारत, और उसकी संचित निधि होती है। संचित निधि, उसी की संचित निधि की सिक्योरिटी पर ऋण मिलता है। तो ये हो गया आपका मुख्य रूप से अनुच्छेद 292 और 293। इसके अलावा 2-3 और महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचे हैं इसी अध्याय में, मैं ख़त्म कर दूं इसी चर्चा में। कि एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 कहता है, अनुच्छेद 300 का संबंध है वाद और कार्यवाहियों से। किससे संबंधित है? वाद एवं कार्यवाहियाँ। इसमें इस अनुच्छेद में केवल इतना कहा गया है कि जो भारत सरकार है, जो भारत की सरकार है, वो भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। जो भारत सरकार है, भारत की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वह भारत संघ के नाम से कोई भी वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। ठीक उसी प्रकार से किसी राज्य की सरकार राज्य के नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। ये अनुच्छेद 300 कहता है। बस इसमें इतना ही दिमाग में आपको रखना है। इतना अगर दिमाग में रखेंगे तो इतने से ही आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 300 का, जो बहुत पूछा जाता है, और ये कहता है कि विधि के प्राधिकार
ये कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको पता ही है कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और फिर इसको कहाँ लाया गया? इसको लाया गया मुख्य रूप से संपत्ति के व्यक्तियों की संपत्ति के संबंध में फिर प्रावधान किया गया। और कहाँ किया गया? भाग 12 और अनुच्छेद जोड़ा गया 300 का, और अनुच्छेद 300 का में कह दिया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी एक तरीके से अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया है, एक कानूनी अधिकार हो गया है। दिस इज ए लीगल राइट्स। ये क्या है? ये आपका लीगल राइट है। आपसे आपकी संपत्ति ली जा सकेगी, लेकिन उसके लिए एक विधिक प्रक्रिया होगी। ऐसे ही नहीं ऐसे नहीं होगा कि आप कोई भी आया और आपसे आपकी संपत्ति ली। भले ही संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है, लेकिन फिर भी संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। इसलिए कानून का सहारा लेकर के संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर ही आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये है आपका एक तरीके से 300 का। इसके बाद आता है 300 के बाद 301 आता है। और 301 ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को भारत में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये किस में है? अनुच्छेद 301 में है कि भारत में सर्वत्र यानी कहीं भी जो है वो व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध रूप से होगा। 301 वो क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये कहा गया है अनुच्छेद 301 में। और कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध रूप से होगा। और इसके जस्ट आगे अनुच्छेद 302 में यह भी कह दिया गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो लोकहित में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लागू कर सकती है। और होना भी चाहिए कि लोकहित में तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा अनुच्छेद 302। तो ये जान लीजिए कि ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध हैं। जितने भी हमने प्रावधान बताए, महत्वपूर्ण प्रावधान बता दिए आपको। करों के बारे में भी हमने आपको बता दिया, कौन कर मुख्य कर कौन लगाता है, कौन वसूलेगा, कौन नहीं वसूलेगा। कुछ कर आप जानते हैं चर्चित रहते हैं, आयकर सभी लोग जानते हैं, सब चर्चित रहता है। आप जानते हैं कि आपकी आय पर लगने वाला कल आयकर है, लेकिन भारत में बहुत बड़ी आय कृषि से होती है, लेकिन कृषि पर आयकर अभी नहीं लगता है। भारत के संविधान में कृषि पर आयकर लगाने का अधिकार राज्यों को दे रखा है, और अभी भारत में जो है वो एक तरीके से कृषि से होने वाली आय जो है वो आयकर से मुक्त है। ये जो हमने आपको बताए ये संबंध जो हैं वो सामान्य परिस्थितियों में भारत के संविधान के इन्हीं प्रावधानों के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का संचालन, वित्तीय संबंध हो चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो, इनका संचालन किया जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये जो संबंध हमने बताए ये सामान्य परिस्थितियों में संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये संबंध चलते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि भारत में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 के तहत जो है
अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे सामान्य तरीके से संचालित होने वाले संबंध जो हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है और संघ का पलड़ा हर मामले में भारी हो जाता है। जब अनुच्छेद 352, अब आगे आपको बताएंगे कि जो अनुच्छेद 352 के तहत भी आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति जो है, अगर होती है तो राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है वो आदेश दे सकते हैं कि अनुच्छेद 268 से लेकर के और 279 तक के जो प्रावधान हैं वो निलंबित रहेंगे। यानी वो जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें जो लिखा गया है वो उसी रूप में लागू रहे। राष्ट्रपति चाहेंगे तो जब 352 के तहत संकट काल लागू है, आपातकाल लागू है, तो इन प्रावधानों को क्या कर देंगे, वो निलंबित कर देंगे। तो इनमें जो भी बातें लिखी हैं वो सब निलंबित हो जाएंगी, ये जान लीजिएगा आप। इसी तरीके से अगर आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लागू है तो राष्ट्रपति राज्यों को आदेश दे सकते हैं कि वो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करें, जो है वो वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करें। और यही नहीं कि वो राष्ट्रपति ये भी आदेश दे सकते हैं कि जो वित्त विधेयक हैं या धन विधेयक हैं वो राज्यों के विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले उनकी अनुमति के लिए भेजे जाएं। और ये भी हो सकता है कि सभी राज्य कर्मचारियों को, यानी सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी कर दी जाए, चाहे वो न्यायाधीश ही क्यों ना हो, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरीके से आप जानते हैं, अभी हम विस्तार से बताएंगे आपातकाल के दौरान ये सारी चीज़ें। संक्षेप में हम आपको यही बता रहे हैं कि संविधान में पहले तो ये लिखा गया है कि ऐसा ऐसा होगा और सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ऐसा होता रहेगा। जब तक परिस्थितियाँ सब कुछ सामान्य हैं तब तक संबंधों का संचालन उसी सामान्य तरीके से होता रहेगा, उसी तरीके से होता रहेगा जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में संचालन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर संकट काल आता है, अगर आपातकाल आता है तो इन संबंधों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब संकट आता है तो केंद्र का मजबूत होना जरूरी होता है, संघ का मजबूत होना जरूरी होता है। इसलिए संकट काल में ऐसे संकट काल के लिए प्रावधान कर दिए गए हैं भारत के संविधान द्वारा कि चाहे वो वित्तीय संबंध हो, वित्तीय मामले हो या प्रशासनिक मामले हो या विधायी मामले हो, हर मामले में पलड़ा संघ का भारी ही रहेगा। और फिर वही बात आपको हर जगह बतानी है कि क्यों ऐसा किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। व्यक्तिगत हित से सामाजिक हित बड़ा होता है। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। इसलिए जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं कि देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। जो हमारे भारत की प्रमुख विशेषता है, विविधता में एकता, वो बनी रहे और हर हाल में राष्ट्रीय हित सुरक्षित बने रहें। इसीलिए चाहे वो विधायी संबंध हो, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो और चाहे वो वित्तीय संबंध हो, प्रयास यह किया गया है कि राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए, राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए, लेकिन राज्यों के ऊपर संघ का आवश्यक नियंत्रण भी बना रहे। राज्यों के ऊपर संघ का आवश्यक नियंत्रण बना रहे। और अगर देश पर संकट आए तो संघ के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां संघ को मिल जाएं ताकि संघ राज्यों की सहायता से उस संकट का मुकाबला कर सके और विजयी हो सके। बस यही कंक्लूजन है। थैंक यू।